हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। मैं रश्मि रानी, फैकल्टी ऑफ हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और जैसे आप सब देख रहे हैं, हम अपनी क्लास कर रहे हैं अनअकैडमी यूजीसी नेट पर। और जो यूजीसी नेट का जो टॉपिक है आपका वो रहेगा, आप देख रहे हैं, तो वो है आपका छायावाद। ठीक है, क्या है छायावाद, क्या है छायावाद का अर्थ, क्या है उसकी क्या क्या परिभाषाएं हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा रहेगा और इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे कि काफी सारी चीजें हैं हमारे इस टॉपिक से संबंधित। ठीक है, तो अब हम इन सब चीजों को यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं फटाफट। चलिए जल्दी से सभी स्टूडेंट्स आ जाइए, आपकी क्लास लाइव हो चुकी है और मैं आ चुकी हूँ। फटाफट हम देखते हैं। चलिए, उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ सभी स्टूडेंट्स जो भी हैं कि अब हमारा जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो है हमारा टारगेट जीआरएफ 2021। ठीक है, तो जो 2021 है और वो है आपके पेपर 2 के लिए, और जो पेपर 2 के लिए है वो आप सभी देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक्स है आपको जो 12 PM पर जो आप सिमरन मैम है, उसके बाद में 1 PM पर कॉमर्स पूजा वर्मा मैम है, फिर ज्योग्राफी है कृतिका मैम है, और उसके बाद में 3 PM है बृष्टि मैम, और पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो सेफ सर है, और फिर हिंदी है, हिंदी के लिए मैं ही हूँ, आपको पता ही है। ठीक है, हिस्ट्री है 7 PM है, उसके बाद में 9 PM की बात करें तो जो 9 PM है वो है आपकी पॉलिटिकल साइंस नीरज पारिक सर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो बार बार क्वेश्चंस करते हैं कि मैम पॉलिटिकल कौन पढ़ाएगा, इंग्लिश कौन है, या कॉमर्स कौन है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो मेरी अपनी अनअकैडमी यूजीसी नेट पर, ठीक है, यूजीसी नेट जिस चैनल पर आप पढ़ रहे हैं, तो मेरी क्लास अब डेली कंटिन्यू 5 PM पर हुआ करेगी। ठीक है, और लेट्स क्रैक की बात करें तो लेट्स क्रैक पर किस टाइम होगी, 2 PM होगी। ठीक है, तो लेट्स क्रैक किस टाइम होगी, 2 PM। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब हम देखते हैं सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सब्सक्रिप्शन की बात करें तो सब्सक्रिप्शन हम देखें यहाँ पे 18,000 है, तो 18,000 में आप देख रहे हैं, तो 18,000 में यहाँ पर 6 मंथ का है। उसके बाद में 12 मंथ्स का देखते हैं, तो जो 12 मंथ्स का है आपका वो है 26,000 है। और उसके बाद में 24 मंथ्स की बात करें तो 24 मंथ्स का है आपका 45,000 है। और उसके बाद में ये सभी चीजें हैं जो यहाँ पर आप लगातार देख रहे हैं, रेगुलर देख रहे हैं। ठीक है, इसमें रस्टैन, ठीक है, ये मेरा अपना रेफरल कोड है। ठीक है, तो मेरा जो अपना रेफरल कोड है वो है रस्टैन 16,200 है। उसके बाद में 12 मंथ्स की बात करें तो 23,400 है। 24 मंथ्स की बात करें तो 40,500 है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ्स। उसके बाद में हम प्लस कोर्स की बात करें तो प्लस कोर्स में आप देख रहे हैं 1 मंथ है, तो 1 मंथ का है 2,601 है। और 3 मंथ्स की बात करें तो 3 मंथ्स का है आपका 5,625 है। और उसके बाद में बात करें 6 मंथ की, तो 6 मंथ का आप देख रहे हैं 10,125 है। 12 मंथ्स की बात करें तो 12,375 है। और 24 मंथ्स की बात करें तो 18,000। ठीक है, तो ये सभी सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, और ये आपका कब होगा, जब आप मेरा रेफरल कोड यहाँ पर यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो भी हमारी क्लासेस हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी
ऐप आपको इंस्टॉल करना है और आप वहां पे इंस्टॉल करने के बाद में देख सकते हैं कि काफी सारी चीजें हैं आपकी जो लगातार यहाँ पर आप इंस्टॉल कर रहे हैं। इंस्टॉल करने के बाद में अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करें और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, ठीक है। इसके बाद में हम देखें यूज रेफरल कोड, ठीक है। तो आप देख रहे हैं तो मेरा अपना रेफरल कोड है रस्ट10। यहाँ पर पर्सनल कोच है, स्टडी प्लानर है, स्टडी बूस्टर सेशन है, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन है, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस है, स्ट्रक्चर कोर्स है, इंटरव्यू प्रिपरेशन है। तो ये सभी चीजें क्या है, ये आप यहाँ देख रहे हैं ये आपको आइकॉनिक में मिलेगा। ये कहाँ पर मिलेगा, आइकॉनिक में। और आइकॉनिक में देख रहे हैं, आइकॉनिक बहुत ही बेस्ट सब्सक्रिप्शन माना जाता है हम सबका। और आइकॉनिक के अंदर आप देखो आपको स्पेशल सी पर्सनल कोच भी दिया जा रहा है, स्टडी प्लानर भी दिए जा रहे हैं, स्टडी बूस्टर सेशंस भी है, डेडिकेटेड डाउट क्लियर सेशंस है, और प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल की बात करें वो भी है, और अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट भी है, स्ट्रक्चर कोर्स भी है, इंटरव्यू प्रिपरेशन है। तो ये सभी चीजें कहाँ है आपकी, ये सभी चीजें हैं आपको आइकॉनिक में। अब यहाँ आप स्वयं ही देख सकते हैं कि आइकॉनिक और प्लस कोर्स में क्या क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। लाइव क्लासेस है, लाइव क्लासेस में आप देख रहे हैं प्लस है, फिर आइकॉनिक है। टेस्ट सीरीज में आप देख रहे हैं प्लस है, आइकॉनिक है। अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट में है प्लस है, आइकॉनिक है। स्ट्रक्चरल शेड्यूल में आपके प्लस है, आइकॉनिक है। और पर्सनल कोच है तो इसमें आइकॉनिक है। स्टडी प्लानर वीकली है उसमें भी आइकॉनिक है। बूस्टर सेशंस है वो भी आइकॉनिक है। डाउट सॉल्विंग है उसमें भी आइकॉनिक है। इंटरव्यू प्रिपरेशन है उसमें भी आइकॉनिक है। और प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल है उनमें भी आइकॉनिक, ठीक है। तो अब आप देखिए, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, दोनों ही सब्सक्रिप्शन बेस्ट है, लेकिन मैं कहूंगी कि आइकॉनिक ज्यादा बेस्ट है जो आपको इंटरव्यू तक भी लेके जा रहा है। यहाँ पर देखिए क्रैक एंटी यूजीसी नेट देखिए लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, वो जो प्लेटफॉर्म है आपका अनअकैडमी। अनअकैडमी कॉम्बैट है, तो अनअकैडमी कॉम्बैट एक कंपटीशन है, ठीक है, जो बहुत ही बेस्ट कंपटीशन है, वो पेपर फर्स्ट के लिए है, ठीक है। किसके लिए है, पेपर फर्स्ट के लिए है, ठीक है। उसमें आप देख रहे हैं बेस्ट एडुकेटर्स होंगे, साथ के साथ में यहाँ पर जो बच्चे होंगे ये में होंगे, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। तो इसके लिए आप यहाँ पर रेफर कोड यूज कर सकते हैं, वो है रस्ट। चलिए आगे देखिए, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन है, तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में लाइव क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज होंगे, डाउट क्लियरिंग, ठीक है, क्लियरिंग होगा। और उनके बाद में आप देखते हैं यहाँ पर अनअकैडमी है, ठीक, आप सर्च करेंगे, फिर इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद में मैनेज गोल सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। प्लस पर जाएंगे, फिर इस तरीके से एडुकेटर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, फिर गेट सब्सक्रिप्शन होगा। और साथ के साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सभी सब्सक्रिप्शन है जिनको आप यहाँ पर ले सकते हैं। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और ये मेरा नाम है रश्मि रानी, और साथ में आप देख रहे हैं रस्ट10, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर मेरी क्लासेस आप लगातार कंटिन्यू करना चाहते हैं, डिटेल में करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लें और रिकॉर्डेड कोर्सेज लें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और लाइक और फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। चलिए देखो, आज फ्लावर्स जो हैं वो इसलिए लगाए गए क्योंकि छायावाद है, छाया में रहेंगे, फूल भी रहेंगे, सारी चीजें रहेंगी, अच्छी रहेंगी, चलते रहेंगे, ठीक है। चलिए आज हम बात करें छायावाद। छायावाद क्या होते हैं, जो वे कवि जिनकी रचनाएं गद्य और पद्य में दोनों में रही, तो वो छायावाद से संबंधित होते हैं। और ऐसे छायावाद केवल 4 ही स्वर्ण स्तंभ हैं जिन्होंने इन सब चीजों को आगे बढ़ाया है, ठीक है। वही 4 स्तंभ हैं जिन्होंने इन्हें आगे बढ़ाया है और आगे यहाँ तक या लेके गए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये चीजें हैं जो आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले छायावाद का देखते हैं। छायावाद का जो समय है वो 1918 से लेकर 1936 ईस्वी तक।
ठीक है। इसमें यहाँ पर सबसे पहले जो छायावाद के सर्वप्रथम माने गए हैं, तो कौन माने गए हिंदी में? चलिए, हिंदी में सर्वप्रथम पंडित मुकुटधर पांडे। ने जबलपुर में प्रकाशित पत्रिका 1920 में ईस्वी में संपादन किया। ठीक है, तो हिंदी में छायावाद शीर्षक में 4 किस्तों में एक लेख प्रकाशित करवाया गया। ठीक है, तो 4 कितनी किस्तों में? 4 किस्तों में एक लेख प्रकाशित हुआ। ठीक है, एक लेख प्रकाशित हुआ। चलिए, तो सबसे पहले क्या नाम है? पंडित मुकुटधर पांडे। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावाद का विकास द्विदीन युगीन कविता के उपरांत में माना गया है। हिंदी में मोटे तौर में छायावाद काव्य की सीमा जो 1918 से लेकर 36 तक मानी गई है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद का आरंभ कब माना? 1918 में, क्योंकि छायावाद के प्रमुख 4 हीरो हैं, पंथ है, प्रसाद है, निराला है और महादेवी वर्मा है। ठीक है, तो इनमें पंथ है, प्रसाद है, निराला है और महादेव वर्मा है। लगभग इसी वर्ष के आसपास लिखनी प्रारंभ कर दी गई थी। ठीक है, ठीक है, तो मुक्तधर इनके जो प्रियता माने गए हैं। उसके बाद में फिर छायावाद में विभिन्न विभिन्न तरह की परिभाषाएं आने लगी, उनके अर्थ आने लगी। वो इस छायावाद को सबको अलग अलग शब्दों में देखने लगे कि छायावाद ये है। ठीक है, तो सभी के बारे में देखते हैं कि छायावाद क्या क्या कहा गया है, किस तरीके से है। तो सर्वप्रथम मुकुटधर पांडे ठीक है लिखित रूप में ठीक है स्वीकार किया जाता है। चलिए, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहां कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। तो छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पंक्ति विशेष के व्यापक अर्थ में है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी परिभाषा दी है कि छायावाद शब्द का जो प्रयोग है 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवादी के अर्थ में, जहां उसका संबंध काव्य हेतु या वस्तु से होता है, अर्थात जहां कवि उसी अनंत ज्ञात प्रीतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम के अनेक प्रकार से व्यंजना करता है, तो वो छायावाद के दूसरे में काव्य शैली पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। चलिए, इसके बाद में चलते हैं हम जयशंकर प्रसाद जी पे। ठीक है, तो जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, जब वेदना के आधार पर सहानुभूति में या अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से भी अभिहित किया गया। ठीक है, तो किसके नाम से किया गया? छायावाद के नाम से भी अभिहित किया गया। इसमें ध्वन्यात्मकता और लक्ष्मणिकता, सौंदर्य में और प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता या सहानुभूति
ठीक है, स्वानुभूति की विवर्ती छायावाद की विशेषता रही है। ठीक है, तो जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति में अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। इसके बाद में आ जाते हैं आपके डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी कहते हैं कि परम पिता की छाया आत्मा में ठीक है, परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तभी छायावाद की सृष्टि हुई। जैसे कहा जाता है कि 20वीं सदी के लगते लगते एक उत्पन्न वाणी का जन्म हुआ, तो किसका जन्म हुआ था 20वीं सदी में? महादेव वर्मा का हुआ था 1907 में। तो डॉक्टर नगेर ने छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, और छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण। ठीक है, तो डॉक्टर नगेर ने कहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, और छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, तो जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण। ठीक है, चलिए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वर्ण थोती नैतिकता और रूढ़िवाद और समानती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। यह विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वाधान में होता है, इसलिए उसके साथ मध्य वर्गीय असंगति है, पराजय पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। चलिए उसके बाद में चलते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा जी के पास। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का आप देख सकते हैं, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वर्ण थोती नैतिकता और उसमें पुरानी रूढ़ितावादी में समानती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। यह विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वाधान में होता था, इसलिए उसके साथ मध्य वर्गी के असंगति पराजय और पलायन की भावनाएं भी जुड़ी हुई। लेकिन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि छायावाद के मूल पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इसी श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई है। तो इसमें संदेह नहीं कि उक्त भावधारा की पृष्ठभूमि में ईसाई संतों की रहस्यवादी साधना अवश्य थी। ठीक है, तो इसमें किसके बारे में बताया कि रहस्यवादी साधना के अवश्य थी। चलिए सबसे पहले चलते हैं छायावाद के प्रवर्तकों के पास। ठीक है, जो उनके प्रवर्तक रहे हैं, प्रोत्साहक रहे हैं। तो इसमें बताया गया है कि उनके जो प्रवर्तक रहे हैं वो महर्षि शरण गुप्त रहे हैं, मुकुटधर पांडे रहे हैं। ठीक है, और उनके कौन रहे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ऐसा कहा। सुमित्रा नंदन पंत की बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत के किसने कहा है? नंदुलारे वाजपेयी जी ने कहा है। जयशंकर प्रसाद की बात करें, ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद की बात करें तो जयशंकर प्रसाद किसने कहा है? इलाचंद्र जोशी ने कहा है। माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें तो माखनलाल चतुर्वेदी किसने कहा है? प्रभाकर माचुए ने कहा है। तो सभी ने अलग अलग विधियों से अलग अलग तरीकों से इनका अपना नाम निकाला, नाम के आधार पे नहीं रखा, लेकिन 1920 ईस्वी में सुशील कुमार ने सरस्वती हिंदी छायावाद शीर्षक से एक संवादात्मक लेख प्रकाशित किया। ठीक है, लेख प्रकाशित किया। ठीक है, उसके बाद में सरस्वती हिंदी में लेख प्रकाशित किया, लेकिन एक जो संवादात्मक लेख थे
तो प्रकाशित करवाया गया था। इसी संवाद में 4 लोगों ने भाग लिया। ठीक है, तो इस संवाद में कितने लोगों ने भाग लिया था? 4 लोगों ने भाग लिया। और वो जो 4 व्यक्ति थे, वो 4 व्यक्ति कौन थे? चलिए, जैसे नंबर 1 सुशीला देवी, ठीक है, नंबर 1 सुशीला देवी। नंबर 2 हरि किशोर बाबू, ठीक है। नंबर 3 चित्रकार राम नरेश जोशी, और नंबर 4 सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत ही वो थे जिन्हें सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो वो ये कौन थे याद रखना। आपसे पूछा जाएगा कि एक संवाद लेखक प्रकाशित करवाया गया था, तो वो संवाद लेखक में कितने लोग शामिल हुए थे? कितने लोग शामिल हुए थे? 4। वो 4 कौन से थे? सुशीला देवी थी, हरिकिशोर बाबू है, चित्रकार रामनरेश जोशी है, उसके बाद में बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत है। ठीक है, तो चारों के चारों इसमें प्रकाशित हुए थे। ठीक है, अब तो आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और छायावाद के प्रवर्तक हो, यहाँ भी आपने देख लिया, मैथिली सेनगुप्त है, मुक्तिधर पांडे है, सुमित्रा नंदन पंत है, जयशंकर प्रसाद है, माखनलाल चतुर्वेदी है, आचार्य रामचंद्र सुगुल जी है, नंदुलारे वाजपेयी है, इलाचंद्र जोशी है, प्रभाकर वाजपेयी है। चलिए, तो हिंदी साहित्य में छायावाद शब्द का प्रथम लिखित प्रयोग मुकुटधर पांडे द्वारा किया गया है। मुकुटधर पांडे ने सन 1920 में जबलपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका श्री शारदा में हिंदी में छायावाद शीर्षक लेख 4 किस्तों में लिखकर छायावाद की आरंभिक घोषणा की है। ठीक है, तो मुकुटधर पांडे ने अपने लेखों में छायावाद की 5 विशेषताओं का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है। जैसे व्यक्तिकता है, स्वतंत्रता चेतना है, और रहस्यवादिता है, और शैलीगत विशेषणीय है, और अस्पष्टता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें हम, जैसे यहाँ पर बात करें व्यक्तिता की, तो व्यक्तिता क्या है कि छायावाद काव्य समाज में व्यक्ति ने स्वतंत्र रूप से, ठीक है, तो स्वतंत्र रूप से जो बताने वाले थे वो ये थे। ठीक है, तो इसे बताया कि स्वतंत्र रूप से जो भी थे अस्तित्व की कल्पना की, ठीक, कल्पना करते हैं, तो वो छायावाद में होते हैं। मतलब समाज में जो भी चेतनाएं हैं उन्हें स्वतंत्र रूप से कल्पना करते हैं, वो छायावाद की व्यक्तित्व है। अब बात करें स्वतंत्र चेतना की, तो उसमें छायावाद में केंद्रीय चेतना को स्वतंत्र चेतना का चाहा। ठीक है, और रूढ़िवादी धर्मता से जुड़े हुए अनेक प्रकार से इनको समझा गया। ठीक है, किस तरीके से रूढ़िवादिता है, धर्मवेदता है, धर्म से समाज से जुड़े रहे। उनके बाद में रहस्यवादिता है, तो रहस्यवादी में सबसे ज्यादा, क्योंकि रहस्य से छुपे होते हैं, चीजों को स्पष्ट नहीं की जाती। ठीक है, उनके अंदर एक अलगाव सा बना रहता है, शैलीगत से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, और सौंदर्यता से जुड़े होते हैं, तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत विशेष प्रधानता लाती है। जो भी तथ्य है, ठीक है, जो भी तथ्य है सभी तथ्य को स्पष्ट नहीं किया जाता। चलिए आगे चलते हैं। मुकुटधर पांडे ने आंसू, उद्गार, परम बंधन, पूजा फल, कानन और कुसुम आदि रचनाएं लिखी। ठीक है, याद रखना मुकुटधर पांडे ने कौन सी लिखी है? आंसू है, उद्गार है, प्रेम बंधन है, पूजा फूल है, कानन है, कुसुम है, आदि रचनाएं लिखी। मुकुटधर पांडे लोचन प्रसाद पांडे के छोटे भाई थे।
ठीक है। तो जो मुकुटधर पांडे थे वो कौन थे? लोचन प्रसाद जी के छोटे भाई थे। दोनों भाइयों को पांडे बंधु भी कहा जाता है। दोनों भाइयों को क्या कहा जाता है? पांडे बंधु भी कहा जाता है। लोचन प्रसाद पांडे ने ही गीति काव्य शब्द का हिंदी में सर्वप्रथम प्रयोग किया। ठीक है, याद है जो गीति काव्य आया था, तो गीति काव्य का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले प्रयोग किया था लोचन प्रसाद पांडे ने। उसके बाद में अगर हम बात करें छायावाद की, तो छायावाद के संबंध में सन 1920 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में सुशील कुमार कृत एक संवादात्मक लेख छिपा और हिंदी में छायावाद। इस संवाद में 4 लोगों और सुशीला देवी, हर किशोर बाबू, सुमित्रा नंदन पंत एवं चित्रकार रामनरेश जोशी ने हिस्सा लिया। ठीक है, रामनरेश जोशी ने हिस्सा लिया। तो यहां देख सकते हैं छायावाद के संबंध में सन 1920 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में सुशील कुमार कृत एक संवादात्मक लेख है छपा है और हिंदी में छायावाद। ठीक है, याद रखना। और इसमें 4 लोगों ने भाग लिया, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। सुशीला देवी है, हरकिशोर बाबू है, सुमित्रा नंदन पंत है, चित्रकार है रामनरेश जोशी। तो याद रखना, एक जो आपके याद करने वाला पॉइंट है वो ये है, गीति काव्य का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो गीति काव्य का सबसे पहले प्रयोग किया था आपके लोचन प्रसाद पांडे। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण चीजें आती है। ठीक है, महत्वपूर्ण चीजें क्या आती है कि छायावाद में लघुत्री और त्रित्री, चतुष्टय, 4 तरह की चीजें। ठीक है, कवि चतुष्टय दर्शन हो गए, बृहत्त्री दर्शन हो गए और लघुत्री दर्शन हो गए। तो छायावाद के कवि चतुष्टय में जयशंकर प्रसाद होते हैं, सुमित्रा नंदन पंत होते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है और महादेव। तो 4 हो गए, चारों के दर्शन। जयशंकर प्रसाद शैव दर्शन और आनंदवाद से थे। ठीक है, याद रखना है। तो जयशंकर वाद किससे थे? शैव दर्शन और आनंदवाद से थे, या इन्हें कहा जा सकता था। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत अरविंद दर्शन से थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो अद्वैत और वेदांत से थे, और महादेवी वर्मा ने बौद्ध दर्शन और दुखवाद से। ठीक है, सभी का अलग अलग हो गया। और ये क्वेश्चंस यहाँ एक ही क्वेश्चंस में 2-2 क्वेश्चंस निकले हुए हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं जयशंकर प्रसाद शैव दर्शन है, सुमित्रा नंदन पंत अरविंद दर्शन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अद्वैत और वेदांत है, महादेव वर्मा बुद्ध और दर्शन। चलिए आगे बढ़े। बृहत्त्री, बृहत्त्री में आप देख रहे हैं जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रा नंदन पंत है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ठीक है, तो 3 चीजें हैं जो आपको यहाँ पर देखनी है, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, बृहत्त्री जो बड़े हो गए, छायावाद के बृहत्त्री ब्रह्मा विष्णु महेश है। याद रखना, मैं दोबारा लिख देती हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बृहत्त्री में हो जाते हैं 3, एक तो ब्रह्मा हो जाते हैं, एक विष्णु हो जाते हैं और एक हो जाते हैं महेश। ठीक है, तो ब्रह्मा आप देख रहे हैं जयशंकर प्रसाद है, उसके बाद में विष्णु हो जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो जाते हैं महेश। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें लघुत्री की, जिसमें 3 छोटे होते हैं, जैसे महादेव वर्मा है, रामकुमार वर्मा है, भगवती शरण वर्मा है आदि। ठीक है, ये किस में आ जाते हैं? लघुत्री में आते हैं, ये वृत्त्री में आते हैं, ये इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो उनके बाद में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, तो उनका अपना यहाँ। ठीक है, चतुष्टय दर्शन हो गए, बृहत्त्री दर्शन हो गए, लघुत्री दर्शन हो गए और
आदि। तो ब्रह्म जयशंकर प्रसाद को क्या कहा गया? ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है, चलिए सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी के बारे में देखते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 में हुआ था और 1800 सॉरी 1900 1889 से लेके 1937 तक हुआ। माता पिता देवी प्रसाद, माता पिता देवी प्रसाद, मुन्नी देवी। गुरु गुरु है मोहिनी लाल। ठीक है, उसके बाद में झारखंडी कालंदर। ठीक है, झारखंडी कालंदर। तो जयशंकर प्रसाद में 1889 ईस्वी में 1907 माता पिता है देवी प्रसाद में है, गुरु है मोहिनी लाल है, और जो उनके बाल्य नाम था उपनाम था वो झारखंडी और काल। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं का वर्णन है तो उन्होंने अपनी बहुत सारी रचनाएं की हैं। जैसे इनका सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है, तो महाकाव्य कौन सा है इनका? अपना, चलिए, और उर्वशी पे तो इन्हें अपना पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, क्या मिला है इनको? पुरस्कार भी मिला है उर्वशी के ऊपर। चलिए सबसे पहले इनकी जो अपनी रचना उर्वशी 1909 ईस्वी में, ठीक है, कितने में थी? 1909 ईस्वी में थी। और उर्वशी पर इन्हें जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुरस्कार, प्रथम पुस्तकाकार रचना उर्वशी है। ठीक है, यह है चंपू काव्य है। तो खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह कानून है। ठीक है, खड़ी बोली में, ठीक है, एक एक चीज आपको देखनी है। तो जयशंकर प्रसाद जी की जो प्रथम काव्य कृति है वो कौन सी है? उर्वशी। उर्वशी किस में थी? 1909 में थी। उसके बाद में प्रथम पुरस्कार रचना उर्वशी है, ये है एक चंपू काव्य है। ठीक है, उसके बाद में बात करें तो जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता जो इनकी अपनी है, तो प्रथम कविता है सावन पंचम। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम कविता
कविता है सावन पंचम। पंचम जो 1906 ईस्वी में थी। ये भारतेंदु पत्रिका में कालाधर या उपनाम से प्रकाशित हुई। ठीक है, तो किस नाम से हुई थी ये? भारतेंदु में कालाधर उपनाम से प्रकाशित हुई। ठीक है, तो किस नाम से प्रकाशित हुई थी? कालाधर के नाम से प्रकाशित हुई थी। और जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात है। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद की प्रथम जो छायावादी कविता, ठीक है, छायावादी कविता की बात करें ठीक है, प्रथम प्रभात है। और जो प्रथम प्रभात 1918 में थी। ठीक है, और प्रकाशित हुई जो झरना में संकलित है। किसमें संकलित थी? झरना में। ठीक है, उसके बाद झरना में संकलित है। तो जयशंकर प्रसाद के खड़ी बोली, ठीक है, खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य कानन कुसुम। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं एक बार। प्रसाद जी है खड़ी बोली में। ठीक है, तो खड़ी बोली का जिनका प्रथम काव्य संग्रह है, तो वो कौन सा है काव्य संग्रह? कानन कुसुम। ठीक है, तो कानन कुसुम इनका प्रथम संग्रह है खड़ी बोली का। चलिए, इसके बाद में जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित झरना हुई। तो झरना झरना छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार की गई। ठीक है, तो कौन सी रचना स्वीकार की गई? झरना। तो छायावाद की प्रथम रचना कौन सी स्वीकार की गई? झरना की गई। उसके बाद में छायावाद को प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। ठीक है, तो छायावाद को क्या कहा जाता है? प्रथम प्रयोगशाला। ठीक है, उसके बाद में जयशंकर प्रसाद की कृत आंसू है। जो उनकी आंसू है तो वो कौन से में 133 छंदों से निर्मित है। तो जयशंकर प्रसाद जी की कौन सी है? आंसू। 133 छंदों से निर्मित है। ठीक है, विरह है, प्रधान स्मृति काव्य है। इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी का मेघदूत।
ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद की कृत है चित्राधार है। ठीक है, कौन सी है? चित्राधार है। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जी की कौन सी? चित्राधार। एक सेकेंड मुझे, चित्राधार वो ब्रज में थी। ठीक है, किस उसमें थी? ब्रज में। ब्रज में रचित कविताएं हैं। ठीक है, संकलित है। उसके बाद में प्रसाद जी की प्रेम पथिक है। ठीक है, कौन सी इनकी? अपनी प्रेम पथिक। तो जो प्रेम पथिक है ये जो प्रथम ब्रज भाषा में 1909 में लिखा गया था और खड़ी बोली में अनुवाद हुआ था। ठीक है, तो प्रेम पथिक प्रथम 1909 में लिखा गया था और जो खड़ी बोली में इसका अनुवाद हुआ था। उन्नीस सौ चौदह में। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा कृत कामायनी में महाकाव्य में संक्षिप्त विवरण है। ठीक है, तो जैसा आप देख रहे हैं सर्ग कितने कामायनी में? तो कामायनी में जो सर्ग है 15 सर्ग है, महाकाव्य है। पंद्रह सर्ग महाकाव्य। ठीक है, अंगिरक्षक है, दर्शन है, मुख्य पात्र है, मुख्य छंद है। ठीक है, सबसे पहले सर्ग कितने हैं? 15। ठीक है, उसके बाद में अंगिरस, शांत। ठीक है, दर्शन है, समरसतावाद। और मुख्य पात्र है मनु, श्रद्धा, ईड़ा, कुमार। और मुख्य छंद की बात करें तो मुख्य छंद है ताटक। ठीक है, तांडक। 15 सर्ग है, अंगिराज शांत और निर्वेद है, दर्शन है, समरसवाद और आनंदवाद है। ठीक है, इसको आनंदवाद भी कहा जा सकता है। और मुख्य पात्र है मनु है, श्रद्धा है, ईड़ा है। ठीक है, कुमार है, तांटक है, तो तांटक में आप देख सकते हैं जो छंद है तांटक है। ठीक है, और कामायनी के सर्ग में जैसे चिंता है, आशा है, श्रद्धा है, मनु है, और ये सारी चीजें हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं। तो इन्हें भी एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, कामयानी के सर्ग। सर्ग की बात करें जैसे चिंता, दो है आशा, तीसरा है श्रद्धा, फोर्थ है काम, 5 की बात करें तो वासना,
6 की बात करें तो लज्जा, 7 की बात करें कर्म, 8 की ईर्ष्या, 9 ईड़ा, 10 स्वैपन, 11 संघर्ष, 12 निर्वेद, 13 दर्शन, रहस्य, आनंद। ठीक है, तो ये क्या है, ये 15 सर्ग है। जो 15 सर्ग है वो किसके हैं, कामायनी के हैं, और जो कामायनी के द्वारा यहाँ पर देखे गए हैं। ठीक है, तो ये इनके आधार पर है। उसके बाद में मन है, हृदय है, बुद्धि है, मानव। ठीक है, मन है, बुद्धि है, मानव है। तो पात्र में मन है, श्रद्धा है, ईड़ा है, कुमार है। ठीक है, तो पात्र में कौन हो जाते हैं, मन का मन हो जाता है, हृदय का श्रद्धा हो जाती है, बुद्धि का ईड़ा हो जाता है, और इनका पात्र हो जाता है। तो ये कामनी के क्या बन जाते हैं, पात्र बन जाते हैं। प्रतीक की बात करें तो प्रतीक में आप देख सकते हैं इजिली, जैसे मन है तो मन को क्या कह दिया गया, मनु। मन को क्या कहा गया, मनु। उसके बाद में हृदय है, हृदय को श्रद्धा। ठीक है, बुद्धि है, बुद्धि को ईड़ा। ठीक है, उसके बाद में मानव है, तो मानव को कुमार। तो मानव को क्या कहा गया, कुमार कहा गया। तो आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा। ठीक है, तो क्या कहा था उसमें आचार्य, शांति प्रिय द्विवेदी जी ने, ठीक है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा। उपनिषद कहा। ठीक है, तो छायावाद को क्या कहा, उपनिषद कहा है। और साथ ही साथ उन्होंने जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि भी कहा। ठीक है, प्रेम और सौंदर्य का कवि। तो इस तरीके से ईड़ा, मनु, इन सभी चीजों के बारे में यहाँ पर हमने जानकारी ली। ठीक है, तो ये हमारा भी एक पार्ट है। सेकंड पार्ट हम कल के लिए देखेंगे कि क्या क्या चीजें हम इसके अंतर्गत करेंगे, क्या नहीं है। ठीक है, तो इनको हम देख के चलेंगे। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मेरी क्लासेस का टाइमिंग है, आप सभी को तो क्लासेस में आप सभी देख रहे हैं। तो यहाँ पर आज हमने छायावाद देखा, तो छायावाद के क्या अर्थ हैं, क्या परिभाषाएं हैं, सभी को हमने जाना। उसके बाद में आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स में जो मैम है, सिमरन मैम है, फिर कॉमर्स है। उसके बाद में जो मेरी अपनी क्लासेस हुआ करेगी टारगेट जेआरएफ में 2021 में पेपर 2 के लिए, हिंदी साहित्य के लिए जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं लगातार, तो इसको बना कर रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। हम 6 मंथ का आप देख रहे हैं 16,200 है। उसके बाद में 12 मंथ्स का आप देख रहे हैं 23,400 है। सॉरी, 24 मंथ्स की बात करें तो 14,500। ठीक है, 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ में आप देख सकते हैं 18,000 है। 12 मंथ्स की बात करें तो 26,000 है। उसके बाद में 24 मंथ्स की बात करें तो 45,000। ठीक है, तो जैसे आप मेरा रेफरल कोड यहाँ पर यूज करते हैं तो 10% आपको मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं प्लस कोर्स हैं, तो हमारे इसमें 2 टाइप के कोर्स होते हैं। एक प्लस कोर्स होता है और दूसरा होता है इकोनॉमिक। ठीक है, इकोनॉमिक कोर्स है, आइकोनिक कोर्स है, सॉरी।
तो इसमें हम देख रहे हैं 2900 है। लेकिन अब अगर हम बात करें 12 मंथ्स की, तो 12 मंथ का ही सबसे बेस्ट सब्सक्रिप्शन है जो 13,750 है, जिसमें आप देख रहे हैं 12,375 है। ठीक है, लाइव क्लासेस है, टीचिंग एक्सपीरियंस 5 है, NTUGC नेट क्वालिफाई है। और अनअकैडमी देख रहे हैं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप है जो यहाँ पर आप इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद में गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे, वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। ठीक है, चलिए यहाँ देख रहे हैं पर्सनल कोच है, स्टडी प्लानर है, बूस्टर्स है, डेडिकेटेड डाउट क्लियर सेशन है, स्टडी मटेरियल है, लिमिटेड प्रैक्टिस सेट है, स्ट्रक्चर कोर्स है, इंटरव्यू प्रिपरेशन है। चलिए यहाँ पर देखिए लाइव क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज है, लिमिटेड प्रैक्टिस सेट है, स्ट्रक्चर शेड्यूल है, पर्सनल कोच है, स्टडी प्लानर है, बूस्टर सेशन है, डाउट सोल्विंग है, इंटरव्यू प्रिपरेशन है, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल है। ठीक है, आइकॉनिक है और टेस्ट सीरीज है, स्ट्रक्चर शेड्यूल, पर्सनल कोच आदि। क्रैक NTUGC नेट इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। उसके बाद में अनअकैडमी कॉम्बैट कंपटीशन है। तो अनअकैडमी कॉम्बैट कंपटीशन बहुत ही प्रमुख है, उसके साथ के साथ अल्टरनेट संडे है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रस्टेड, ये मेरा रेफरल कोड है रस्टेड। रस्टेड बहुत ही, आप जैसे उसको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहीं पर वो लिंक मिल जाएगा और साथ के साथ सभी स्टूडेंट्स वहाँ पर फिल कर देंगे। ठीक है, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आप कैसे ले सकते हैं, कैसे लें, कब लें, क्यों लें। ठीक है, तो लाइव क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज होंगे, क्विज होंगे, डाउट सॉल्व क्लियर सेशंस होंगे। उसके बाद में बात करें, सबसे पहले आप अनअकैडमी सर्च करेंगे, फिर आप इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद में मैनेज गोल पे जाएंगे NTUGC नेट पर। और यहाँ पर आप देख रहे हैं NTUGC नेट में पहले प्लस कोर्स होगा, फिर उसके बाद में गेट सब्सक्रिप्शन होगा, यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, और अनअकैडमी पर फॉलो थ्रू करें और डिस्क्रिप्शन में जाके आप अनअकैडमी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जो लाइव क्लासेस चल रही है हमारे इस टाइम। ठीक है, उसके बाद में आप सभी क्लास को देखने के लिए, समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी न हो। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।